सभ्यता में हम आगे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वो है उत्तर वैदिककालीन राजनीतिक व्यवस्था। कल हमने या पहला जो हमारा टॉपिक हुआ है उसमें हमने कहाँ तक चर्चा कर ली है, तो ऋग्वेद की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस तक चर्चा की है हमने। इसमें हम वैदिक सभ्यता की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी चर्चा करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था पूर्व में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार ऋग्वेद काल से जब उत्तर वैदिक काल की ओर व्यवस्थाएं चलती हैं तो धीरे धीरे उन व्यवस्थाओं में क्या आती है, एक संकीर्णता और जटिलता की स्थिति उत्पन्न होती है। थोड़ी सी वो व्यवस्थाओं का निर्वाह करना थोड़ा कठिन हो जाता है और उसी संकीर्णता में को हम यहाँ इस राजनीतिक व्यवस्था में पाएंगे। जैसे ऋग्वेद पर का एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, इस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है कि जो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है और इसमें राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन है कि उत्पत्ति का सिद्धांत। दो अर्थ हो गए इस बात के। पहला अर्थ तो ये हो गया कि अब ये माना जाने लग गया कि राजा है वो स्पेशल उत्पत्ति होती है राजा की। ऐसा नहीं है कि किसी को ऋग्वेद में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को ठीक है व्यक्ति तो उस व्यक्ति को क्या बना देते थे, राजा बना देते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं होगा। अब ये कहा जाने लग गया कि राजा की उत्पत्ति क्या स्पेशल है, समझे, वो यज्ञ से निकलेगा। जैसे इस टाइप से कोई स्पेशल उत्पत्ति का सिद्धांत उत्पन्न किया गया होगा, राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। और राष्ट्र की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इसी समय आता है। राष्ट्र की अवधारणा भी किस काल की है, तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र की अवधारणा उत्पन्न होती है और राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी ऐतरेय ब्राह्मण में ही आता है। और अब जो राजनीतिक व्यवस्था होगी वो मुख्यतः किस पर बेस्ट होगी, तो राजतंत्र पर बेस्ट होगी और वो भी वंशानुगत हो जाएगी। धीरे धीरे अब ये व्यवस्था क्या होने वाली है, वंशानुगत होने वाली व्यवस्था है। क्लियर है बात। उसके बाद में अगर हम बात करें कि उपाधियां, अब क्या है कि जैसे जो राजा है वो वंशानुगत हो जाएंगे। धीरे धीरे ये जो राजा बनेंगे वो व्यक्ति अपने को अन्य व्यक्तियों से क्या सर्वश्रेष्ठ दिखाने की एक कोशिश करेंगे और उसी कोशिश में क्या क्या किए जा सकते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाता है तो क्या करता है कि अच्छे कपड़े पहनता है और बड़े खर्चे करता है और इसी प्रकार यहाँ चलेगा। अब राजा क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करेंगे। तो इस वक्त जो प्रचलित उपाधियाँ थी उनमें सबसे फेमस है राजाधिराज, एकराट, सौराट, सम्राट। ठीक है, ये इस वक्त की क्या है, अधिराज। ये इस वक्त की बड़ी उपाधियां हैं जो किस काल में धारण की जा रही हैं, उत्तर वैदिक काल में धारण की जा रही हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ही एक और कॉन्सेप्ट है राजा की उपाधियों से संबंधित। ये कहता है कि जो पूर्व का जो उत्तर का राजा है, देखते पहले, जो पूर्व का राजा है वो राजा है सम्राट। पूर्व का जो राजा है वो राजा कौन हो गया, सम्राट। जो पश्चिम का राजा है वो राजा क्या होगा, सौराट। उस राजा की उपाधि क्या होती है, सौराट की। दक्षिण का जो राजा है उसकी उपाधि क्या हो जाएगी, भोज। और जो उत्तर का जो राजा है उसकी उपाधि क्या हो जाएगी, विराट। ये इसकी उपाधियों का वर्णन ही है राजाओं की, किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में। मतलब अब राजा क्या है, स्पेसिफिक बड़ी बड़ी क्या धारण करने लगे हैं, उपाधियां धारण करने लगे हैं। इन उपाधियों को धारण करने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है राजा की विशिष्टता को उत्पन्न करना या लोगों में ये भाव जगाना कि राजा क्या होता है, अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें अब राजा और कौन कौन से कार्य कर रहा है इस वक्त, तो उनमें से प्रमुख कार्य हैं जैसे राजा का राज्याभिषेक, ये भी एक प्रमुख कार्य है। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था और राजा का राज्याभिषेक होगा उसमें 13 प्रकार का जल, 13 से 17 प्रकार का जल उपयोग किया जाएगा और 100 छिद्र का एक पात्र होगा, स्वर्ण पात्र, उसके द्वारा ही राजा का क्या किया जाता है, उस यज्ञ में उपयोग किया जाएगा। मतलब लोगों को ये लगेगा भी 13 प्रकार का जल उपयोग किया गया, स्वर्ण पात्र, उस स्वर्ण पात्र में 100 छिद्र हैं, वगैरह वगैरह प्रकार की क्या है, कुछ शर्तें, कंडीशंस नई नई क्रिएट की गई होंगी। क्यों क्रिएट की गई है, क्योंकि राजा का में क्या उत्पन्न करना है, एक विशिष्ट स्थान उत्पन्न करना है लोगों में। और राजसूय यज्ञ होता था और राजसूय यज्ञ 2 दिन तक चलने वाला एक बड़ा अनुष्ठान था। और जब ये बड़ा अनुष्ठान संपन्न होता था तो प्रजा में एक संदेश चला जाता था कि हमारा नया राजा बना है। और इतना बड़ा अनुष्ठान होगा तो डेफिनेटली लोगों के मन में ये
भाव आएगा कि राजा है वो अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। और राजा क्या करता था, हवी क्या होता है, अपने जो रत्नीय अधिकारी जो होते हैं उन अधिकारियों के घरों पर जाता था राजा और उनसे क्या है अपने पक्ष में समर्थन की मांग करता था और इसे हवी करना कहते थे। और राजसूय यज्ञ के बाद राजा क्या करता था, हवी आदि करता था। इसके अलावा जो अन्य जो कार्य राजा द्वारा किए जाते थे उनमें था एक अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की जो अवधारणा है वो अवधारणा भी कब उत्पन्न होती है, तो उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न होने वाली ये एक अवधारणा है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक राजा जब चक्रवर्ती सम्राट बनेगा तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। और इस अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए आप प्रोसेस जानते हैं कि घोड़े को यज्ञ के संपूर्ण करके घोड़े को छोड़ दिया जाता है और जब वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता है, अगर वो राजा उस घोड़े को रोकते हैं, जिन राज्यों से घोड़ा गुजरा, अगर वो राजा घोड़े को रोकता है तो फिर जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है वो उस घोड़े को छुड़ाएगा। मतलब एक राजा ने घोड़े को स्वतंत्र कर दिया, भी तू जहाँ जाए वहाँ घूम कर आ, और जिन जिन क्षेत्रों में घूमकर वापस आ जाएगा। अगर सभी क्षेत्रों से घूमकर वापस आ गया और किसी भी राजा ने बीच में नहीं रोका, इसका मतलब वो राजा क्या कहलाएगा, चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। ये यज्ञ भी करने का उद्देश्य क्या है कि राजा की महानता को सिद्ध करना। इस यज्ञ का मेन उद्देश्य क्या है, राजा की विशिष्टता सिद्ध करना राजा की। ये अश्वमेध यज्ञ में हो रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इस वक्त एक और वाजपेयी यज्ञ भी किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ क्या है कि 17 दिनों तक चलने वाली एक रथ दौड़ थी। इस रथ दौड़ का भी कोई उद्देश्य नहीं है विशिष्ट, केवल एक ही उद्देश्य है, जनता में ये बात फिक्स कर देना, उनके मस्तिष्क में ये बात डाल देना कि राजा अपने आप में क्या विशिष्ट है, राज परिवार अपने आप में क्या विशिष्ट हो गया है। ठीक है, तो ये राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी जैसे यज्ञ कौन से काल में उत्पन्न होते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में उत्पन्न होते हैं। अब जाहिर सी बात है जब इतना खर्च करेगा तो बंदे को कमाना भी पड़ेगा ना, तो इसलिए अब राजा ने क्या है कि जो कर प्रथा है, टैक्स जो लगाएगा राजा, अब उन टैक्स को क्या करेंगे, बलीकृत, मतलब अब आपको टैक्स देने ही पड़ेंगे। तो स्थायी और अनिवार्य कर की अवधारणा किस काल में आनी शुरू हो गई है, तो उत्तर वैदिक काल में आनी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे राजा क्या लगाने शुरू कर देंगे, टैक्स लगाने शुरू कर देंगे। और वो अवधारणा धीरे धीरे आज वर्तमान में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, और आज हम जीएसटी पे पहुंच गए हैं। ठीक है, वहाँ एक सामान्य कर, सर्वप्रथम स्थायी कर की अवधारणा यहाँ थी और आज अवधारणा कहाँ तक पहुँच गई है, जीएसटी तक पहुँच गई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वहाँ तक पहुँच गई है। तो ये एक प्रकार का स्थायी कर है। स्थायी और अनिवार्य कर की सर्वप्रथम अवधारणा कौन से काल में मिलती है हमें, तो उत्तर वैदिक काल में। इस वक्त दो अधिकारी हैं, एक तो बागदत्तु और दूसरा संग्राहक, ये दोनों कर से जुड़े हुए अधिकारी हैं। ठीक है, और कर कौन सा वर्ग देता था, तो वैश्य वर्ग से कर लिया जाता था। व्यापारी वैश्य जो वर्ग है उस पर कर का भार था और आय का 1/16 हिस्सा किसके रूप में लिया जाता था, कर के रूप में लिया जाता था। और मैंने आपको एक बात पहले बताई है कि ऋग्वेद काल या जो वैदिक सभ्यता है उस काल में मुद्राओं का या पैसे का विकास नहीं हुआ है, तो अभी भी ये किस रूप में लिया जाता था, तो अन्न, वस्तुएं और पशु आदि रूप में कर आदि का क्या किया जाता था, ग्रहण किया जाता था। उसके बाद में अगर हम बात करें राजा की सहायता के लिए एक अधिकारियों की, जो 13 अधिकारी होते थे उनकी अगर हम बात करें, तो राजा की सहायता के लिए 13 अधिकारियों का एक ग्रुप होता था, जिनमें देखिएगा कुछ एक नाम, पुरोहित, राजन्य, राजा खुद, पुरोहित बड़ा अधिकारी, मतलब सबसे बड़े पुरोहित का स्थान, फिर राजन्य और बवाता, परिवृत्ति और ग्रामणी, सेनानी, सूत, सारथी जिसे बोलते हैं सूत, और उसके बाद क्षत्रिय और बागदत्तु, संग्राहक, पालागाल, और पालागाल के बाद गोविर्तन या गोविर्तन ऐसा कोई नाम, और एक और है, एक रह गया, एक और था जो पासा फेंकने का काम करता था, पासा फेंकने का काम करने वाला एक व्यक्ति और था। ठीक है, जो भी व्यक्ति था वो पासा फेंकने का काम करता। गोविर्तन ये आखेटक अधिकारी है कोई, पालागल संदेश वाहक, बाकी नाम आप समझ, क्षत्रिय कोषाधिकारी,
और परिव्यक्ते भवाता प्रिय पत्नी, और एक सेकंड लेवल की ग्रेड की जो पत्नी है वो जो भी है, दूसरे स्थान पर जो पत्नी होती थी वो पत्नी। तो ये 13 प्रकार के उम्र अधिकारी होते थे कौन से काल में, उत्तर वैदिक सभ्यता में राज्य के संचालन करने के लिए। ये लगभग 12 अधिकारी ऋग्वेद काल में थे और वही लगभग अपग्रेड हो गए उनका वर्जन, और 13 अधिकारी कौन से काल में आ जाते हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता या उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं। अगर हम इस काल के सैन्य क्षमताओं की बात करें तो देखिए इस काल में भी ऋग्वेद में भी क्या सेना स्थायी नहीं थी। जब राजा को जरूरत होती थी तो वो कबीलों से सेना योद्धा या जो लड़ाके थे उनको बुला लेता था और वो युद्ध लड़ते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, जब राजा को जरूरत होगी तो वो कबीले से या अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं उन सभी से ग्रामीणी आदि से सेनानी ग्रामीणी आदि से सेना मंगवा लेता था और युद्ध में उनका उपयोग करता था। तो स्थायी सेना की अवधारणा अभी नहीं है, अवधारणा नहीं। और मैं एक बात आपको बता दूं, पूर्णतः नहीं का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पूर्णतः नहीं कर दूंगा तो फिर इसके बाद में आने वाला है मौर्य, मगध आने वाला है, मौर्य आने वाले हैं। मगध और मौर्य में तो आप युद्ध देखेंगे, सेनाएं होंगी, तो डेफिनेटली वहाँ स्थायी सेनाएं हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूर्व उससे पहले कहीं ना कहीं उत्तर वैदिक काल में स्थायी जो सेना है उसकी स्टार्टिंग तो हुई होगी। बड़े रूप में हमें स्थायी अवधारणा नहीं मिलती, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण, इन ये दो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों ने राजा का जो लेवल है उसे हाई किया, बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंचा दिए। ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि कुरु एक राजा था जो हमेशा ही 60-70 योद्धाओं से घिरा रहता था। इसका मतलब वो 60 बंदे तो परमानेंट उसके यहाँ जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब 60 बंदे तो स्थायी सेना है उसकी। उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी एक ऐसी अवधारणा है जिसमें कहता है कि पांचाल नरेश एक बार एक यज्ञ करता है और जिस यज्ञ की सुरक्षा के लिए 64 बंद योद्धा 24 आवर्स क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। इसका मतलब उनको स्थायी रूप से उसने रखा होगा। तो इस प्रकार कहीं कहीं हमें छुटपुट रूप से स्थायी सेनाओं की अवधारणा मिलती है, लेकिन पूर्णतः स्थायी सेनाओं की अवधारणा का उल्लेख इस काल में नहीं है। तो इस प्रकार ये है वैदिक सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राजा का है उसका स्थान चरमोत्कर्ष या सर्वोच्च दिखाया गया है, और एक कर प्रथा उसे स्थायी रूप दिया गया है, और 13 अधिकारी थे जो राजा का राज्य संचालन में सहयोग करते थे। और इसके अलावा सेना की जो उदाहरणा थी कि राजा की जो सेना है वो एक स्थायी सेनाओं में शामिल नहीं थी। क्लियर है बात। उसके बाद में हम बात करें उत्तर वैदिक आर्थिक जो सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है वैदिक सभ्यता की उसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करें वैदिक सभ्यता के आर्थिक जीवन की, आर्थिक जीवन। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसकी चर्चा की जाएगी, ऋग्वेद काल, ऋग्वेद काल का आर्थिक जीवन। सुनिए मेरी बात, यहाँ भी वो सेम ही नियम लागू होगा कि ऋग्वेद काल की जो स्थिति थी वो बहुत ही साधारण स्थिति थी, जटिलताएं कम थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आएगा तकनीक का विकास होगा, जटिलताएं ज़्यादा आएंगी। 3-4 बेनिफिट्स भी होंगे। बेनिफिट्स ये होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा इस वस्तुओं का। आर्थिक जो कार्य प्रणाली है पहले उसकी जीडीपी कम रहेगी, बाद में उसकी जीडीपी क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे आर्थिक कार्य हो जाएंगे जिनसे जो अर्थ है उसका उत्पादन हो सकता है, अर्थ उत्पन्न किया जा सकता है और कार्य संचालन किया जा सकता है। बहुत प्रकार की जॉब क्रिएट हो जाएंगी, बहुत प्रकार के काम क्रिएट, नए जो जॉब है वो क्रिएट हो जाएंगी। कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल का जो जीवन है उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है इनका, तो इनका प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन। इनका प्रमुख व्यवसाय कौन सा है, पशुपालन। अन्य कार्यों पर इनका ज़्यादा जोर नहीं है। मेजर इनका जो जोर है ऋग्वेद काल में किस पर दिया गया था, पशुपालन पर दिया गया था। पशुपालन की अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे ये जो कार्य है पशुपालन पर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कृषि पर भी अच्छा खासा क्या है दबाव दिया जाएगा। अच्छा खासा कार्य कृषि क्षेत्र में भी होगा, प्रगति होगी। पशुपालन में सबसे प्रिय जो और सबसे फेमस पशु है उसमें है गाय, ठीक है। गविष्टि युद्ध के लिए वैदिक काल में गविष्टि शब्द का उपयोग किया गया है, और वास्तविकता में गविष्टि का मतलब क्या होता है, गायों का अन्वेषण। मतलब गायों का जो महत्व है वो ऋग्वेद काल में और उत्तर वैदिक काल में भी उच्च स्तर का रहेगा। क्यों, इसके दो कारण हैं कि जब आप समाजशास्त्र पढ़ेंगे तब उसमें पाएंगे कि जैसे
इस टाइम पीरियड में जो आर्थिक आधार प्रक्रिया चल रही है वो पशुपालन के इर्द गिर्द ही चल रही है। और सभी पशुओं में सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला जो पशु है वो इस वक्त कौन है? गाय है। तो इसलिए वैदिक जो आर्य हैं वो सबसे ज़्यादा किसको महत्व दे रहे हैं? गाय को महत्व दे रहे हैं। गाय का महत्व इतना ज़्यादा है कि समय की एक माप है गोधूलि, वर्तमान में सुनो गोधूलि वेला। ये मतलब गायों की जो धूल उड़ती है उससे जो शाम का वक्त होता है उसे गोधूलि वेला कहते हैं। इसके अलावा गवायतु शब्द का उपयोग मिला है। गवायतु क्या एक माप है, दूरी की माप है, और वो वर्ड किससे बना है? गाय वर्ड से बना है। धनी व्यक्ति जो होता था उसे क्या बोलते थे? गोपत। गोपत, गोपत मतलब धनी व्यक्ति। आप समझ गए, जिस पर आप बुजुर्ग गाय उसे गोपत कहा जाए, वो धनी व्यक्ति माना जाता था। राजा को क्या कहा गया? गोपति। राजा को क्या कहा गया? गोपति। तो कुल मिलाकर आप यहाँ देखेंगे कि मतलब दैनिक जीवन में गाय का इतना महत्व है कि जो साधारण दैनिक जीवन की बोलचाल के अधिकतर जो शब्द हैं उनकी उत्पत्ति भी किससे हो रही है? गाय शब्द से ही हो रही है। ठीक है। और इसका व्यापार किया जा सकता था, मतलब खरीद बेच सकते थे या खरीद सकते थे, तो व्यापार में इसका उपयोग हो सकता था। लेकिन इसका क्या वध आदि क्या था? बैन था। वध गाय आदि का वध वगैरह नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा जो प्रमुख पशु थे उसमें था भेड़ और दूसरी थी बकरी। भेड़ अवी और बकरी अजा। ठीक है। और ये जो इसकालीन लोग थे वो हाथी, बाघ, बतख, गिद्ध आदि से वैदिक काल के जो लोग, ऋग्वेद काल के जो लोग हैं वो अभी तक परिचित नहीं हैं। तो ये है पशुपालन कॉन्सेप्ट, जिसमें ज़्यादातर जोर किस पर दिया गया है? गाय पर दिया गया है। कौन से काल में? ऋग्वेद काल में। उसके बाद में अगर हम बात करें कृषि की, कृषि कार्यों की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में ये बताया गया है कि जो मनु है उसे कृषि कार्य सिखाया था। किसने? तो अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमारों ने मनु को क्या है कि हल चलाना सिखाया था। क्लियर बात? चलाना सिखाया। तो सर्वप्रथम बंदा ऋग्वेद काल में तो हल चलाना सीखा है, और उत्तरवेद काल में इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाएगा कि जो कृषि कार्य हैं वो उनमें जटिलताएं और उनमें वृद्धि, उनमें तकनीकें बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। इसके चतुर्थ जो मंडल है ऋग्वेद का, उस चतुर्थ मंडल में कृषि प्रणाली का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। प्रणाली का वर्णन भी किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं दोबारा ये बात मैं आपको जिक्र कर दूं कि कृषि जो व्यवस्था है इस टाइम पीरियड में उतनी ज़्यादा जटिल और उतनी चरमोत्कर्ष वाली व्यवस्था नहीं है। अगर हम बात करें सिंचाई की तो इस समय सिंचाई के लिए एक खनिज त्रिमा और दूसरा है संवेजा, ये दो तरीके थे। त्रिमा क्या है? खुदाई करके जो जल निकाला जाता है, खुदाई कर जल प्राप्त करना, कुएं आदि से जल प्राप्त उससे। और संवेजा जो प्राकृतिक जो जल था, मतलब वर्षा आदि के द्वारा जो जल प्राप्त होता था उसे संवेजा कहते थे। और ज़्यादा कृषि कार्यों का वर्णन या कृषि का वर्णन, विशेष वर्णन ऋग्वेद काल में नहीं मिलता। अथर्ववेद में और इस पर बेस्ट जो अन्य ग्रंथ है उन ग्रंथों में कृषि कार्य का अच्छा वर्णन मिलेगा। उसके बाद में बात करें हम उद्योग की। उद्योग में अगर हम बात करें तो वस्त्र उद्योग उस वक्त के प्रचलित उद्योग है। वस्त्र उद्योग, स्वर्ण उद्योग, ठीक है, बढ़ई या तक्षा जिसे बोलते हैं, बढ़ई या तक्षा, ठीक है, नद्र चटाई बनाने वाला, और इसके अलावा ये इस टाइम पे के और धातु उद्योग भी उस वक्त प्रचलित था। ठीक है, ये उस वक्त के प्रमुख उद्योग हैं। इसके बाद में बात करें व्यापार की। व्यापार इस समय दो प्रकार का होता था, आंतरिक व्यापार और बाह्य या जलमार्ग से जो व्यापार होता था वो व्यापार। दोनों व्यापार इस वक्त प्रचलन में हैं। व्यापारी जो लोग थे उन्हें कहा जाता था पणी। व्यापारी जो लोग थे उन्हें क्या कहा जाता था? पणी कहा जाता था। और इन्हें बैंक नोट वर्ड का यूज, शब्द का उपयोग है सूदखोरों के लिए। जो व्यापारी ब्याज पर या जो पैसे देते थे सूदखोर, उनके लिए बैंक नोट शब्द का भी उपयोग किया गया। और जो वस्तु विनिमय प्रणाली इस वक्त प्रचलन में है, कौन सी प्रणाली प्रचलन में है? वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तुओं के अदला बदली में आदान प्रदान किया जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिससे व्यापार का क्या होगा? संचालन होगा। ठीक है,
और तो कुल मिलाकर व्यापार के लिए पनि शब्द का उपयोग किया गया है और इन्हें बुरा व्यक्ति बताया गया है ऋग्वेद काल में। और युद्ध भी होता है देवताओं के बीच और व्यापारियों के बीच में, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि व्यापारी को पनि कहते हैं, बैंक नोट सूदखोर व्यक्ति होता है और वस्तु विनिमय प्रणाली ऋग्वेद काल में प्रचलित है। ये बड़ा बड़ा आर्थिक जो जीवन है ऋग्वेद काल का वो है। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की उत्तर वैदिक काल की, जिसमें थोड़ी सी क्या आ जाएंगी, जटिलताएं आ जाएंगी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट देखिए। अब हम बात करें उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल में क्या है कि जो ज़्यादा जोर है वो किस पर दिया गया है, तो कृषि पर दिया गया है। हमने जब आप पाषाण काल नव पाषाण काल अध्ययन करेंगे तब इस बात का भी जिक्र आएगा कि जो कृषि होती है, कृषि जो कार्य होते हैं, जिन क्षेत्रों में कृषि कार्य ज़्यादा किए जाते हैं उन क्षेत्र के लोगों के जीवन में क्या होता है, ज़्यादा स्थायित्व होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये मान के चलिएगा जब मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य शुरू किया होगा तभी उसके जीवन में क्या आया होगा, स्थायित्व आया होगा। क्योंकि कृषि की जो फसल है वो कम से कम 4 से 5 या 6 माह में तैयार होती है। तो अब क्या है, मानव ने सर्वप्रथम कृषि शुरू की होगी तो उसे 4 या 5 या 6 माह तक एक स्थान पर टिकना पड़ा होगा, रुकना पड़ा होगा, वरना वो जंगलों में भटकता, जब शिकार करता था तो जंगलों में आज यहाँ कल कहीं और फिरता था। जब उसने कृषि कार्य किया तो जीवन में क्या है, उसके स्थायित्व आया। दूसरा जो बेनिफिट था कृषि कार्य का वो ये था कि पहले कृषि कार्य किसी एक व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक अच्छा खासा समूह है व्यक्तियों का, वो निर्भर करता है किसी कृषि कार्यों पर। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि लोग किस में रहने शुरू कर देंगे, समूह में भी रहने शुरू कर देंगे। जीवन में स्थायित्व और समूह में रहने, इससे धीरे धीरे क्या है, ग्राम या बस्तियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। धीरे धीरे बड़े एरिया कवर करेंगे तो गाँव उत्पन्न होंगे, ग्रामीण अवधारणाएं विकसित होंगी। तो इस प्रकार कृषि कार्य पर जब मानव निर्भर होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे गांव की अवधारणाएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई। उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल में जीवन में क्या आता है, स्थायित्व आता है, क्योंकि ज़्यादा जोर किस पर दिया गया है, कृषि कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इस वक्त भूमि हस्तांतरण किया जा सकता था कि आप भूमि क्या कर सकते हो, एक व्यक्ति भूमि खरीद सकता है, एक व्यक्ति भूमि बेच भी सकता है। और कृषि कार्यों में क्या होती है, इस वक्त वृद्धि होती है, कृषि कार्यों में वृद्धि, उत्पादन में भी क्या होती है, अच्छी खासी वृद्धि होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कृषि कार्यों पर, अथर्ववेद जिसमें कृषि कार्यों पर अच्छा खासा जोर दिया गया है, जिसके हिसाब से पृथुवन्य ये क्या है, कृषि का जनक है। कृषि करना की शुरुआत इसी ने की थी। अथर्ववेद के अनुसार भूमि माप की इकाई थी खिल्य। खिल्य क्या है, भूमि माप की इकाई, भूमि माप की इकाई, ठीक है। और टिड्डियों का उल्लेख भी अथर्ववेद में किया गया है। वर्तमान में भारत इस वक्त संकट से गुजर रहा है, टिड्डियों का उल्लेख भी अथर्ववेद में किया गया है। सिंचाई आदि का भी उल्लेख है, और सिंचाई भी किसके द्वारा, नहरों के द्वारा सिंचाई का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है। और हल आदि का 6 से 8 बैल हल आदि चलाते हैं, इस बात का भी बैल हल चलाते हैं, इस बात का उल्लेख भी इसमें किया गया है, ठीक है। उसके बाद में बात करें हम अथर्ववेद के बाद में यजुर्वेद। यजुर्वेद में 5 प्रकार के धान का जिक्र किया गया है, जिसमें कृष्ण दान, महाब्रीही, कृष्ण ब्रीही और शुक्ल ब्रीही, ठीक है। और दो और है, कुल मिलाकर 5 प्रकार के धान का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में 2 प्रकार के दान का उल्लेख किया गया है, तंडुल और एक और था, ठीक है, 2 प्रकार के दान का। और यजुर्वेद में 5 प्रकार के दान का क्या किया गया, उल्लेख किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कृषि कार्य पर, ठीक है, इतना ही एक बार अथर्ववेद में कृषि कार्य का उल्लेख किया गया। और यजुर्वेद, इसके अलावा जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण नहीं ऐत्रेय ब्राह्मण, सॉरी, ऐत्रेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें जो ऋग्वेद के 4थे मंडल में जिस कृषि प्रणाली का उल्लेख किया गया था उसी का उल्लेख इसमें वर्णन किया गया है। इसमें पूरी प्रोसेस
कैसे फसलों को उगाया जाता है, बोया जाता है, फिर कटाई छंटाई आदि पूरी प्रोसेस का वर्णन किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। तो इसमें कृषि प्रणाली का वर्णन है, ठीक है, कृषि प्रणाली का वर्णन किसमें है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। उसके बाद ये दूसरा जो प्रमुख कार्य था इस वक्त वो कौन सा है? तो पशुपालन। दूसरा प्रमुख कार्य कौन सा है? तो पशुपालन है। देखिए इस वक्त जो प्रमुख पशु है उनमें गाय अवैध है, मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता और इसका भी इस वक्त प्रमुख स्थान है। इसके अलावा भेड़, बकरी, घोड़े, ठीक है, गधा, सूकर आदि का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है इस काल में। पशुपालन के अलावा अगर हम बात करें पशुओं की, इस काल में क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि ये जो पृथ्वी है वो बैल और गाय के सींगों पर टिकी हुई है। मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही विशिष्टता मिल रही है पशुओं को। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, एक ग्रंथ है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष का, अकाल का वर्णन किया गया है। अकाल का वर्णन कौन से में किसमें किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और ये हो गया पशुपालन वाला कॉन्सेप्ट अपना। और उसके बाद में बात करते हैं उद्योग आदि की। उद्योग की अगर हम बात करें तो वस्त्र उद्योग इस वक्त प्रचलन में है। वस्त्र उद्योग में रेशम के वस्त्र भी हैं, सन के वस्त्र भी हैं और ऊन आदि के वस्त्र का भी उपयोग किया गया है। इसके बाद है स्वर्ण उद्योग। धातुओं की बात करें, स्वर्ण उद्योग इस वक्त प्रचलन में था और निष्क आदि आभूषण इस वक्त प्रचलन में थे। इसके अलावा बात करें अन्य धातुओं की तो एक धातु लोहे की खोज भी इस काल में होती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन बढ़ गया है, ठीक है। और जिसका एक बड़ा सा फायदा ये हुआ कि जैसे मैंने आपको भौगोलिक स्थिति निर्धारण में हमने पढ़ा कि कैसे ऋग्वेद काल से जो आर्य हैं वो उत्तर वैदिक काल की ओर आ चुके हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जब आर्य आएंगे तो यहाँ के जंगल वगैरह आसानी से काट पाएँ, अच्छे हल वगैरह से अच्छी भूमि जुताई कर पाएँ। तो इसका जो बेनिफिट हुआ वो कैसे हुआ? उन्हें लोहे के कारण हुआ। जब लोहे की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने जंगलों को आसानी से काट लिया, आसानी से भूमि को बुआई वगैरह कर पाए और अच्छा उत्पादन वो प्राप्त कर पाए। तो उत्तर वैदिक काल की चरमोत्कर्ष या गुणात्मक जो वृद्धि हुई है आर्थिक जीवन में, उसका प्रमुख कारण कौन सा है? तो लोहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें धातु, स्वर्ण, वस्त्र, लकड़ी के कार्य इस वक्त किए जा रहे हैं। चर्मकार भी है इस वक्त और कुंभकार भी है। उत्तर वैदिक कालीन चित्रित दूसर भांड बर्तन जो हैं वो कौन से टाइम पीरियड की विशेषता है? तो उत्तर वैदिक कालीन टाइम पीरियड की विशेषता है। तो कुंभकार वगैरह भी उद्योग आदि में फेमस हैं। और मैत्रेयी संहिता में सर्वप्रथम सुई का उल्लेख भी मिलता है। सुई का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तुरपाई आदि का उल्लेख भी इस काल में मिलता है। उसके बाद में अगर हम बात करें व्यापार की, तो अब व्यापारियों के क्या बनने शुरू हो गए इस काल में? संगठन बनने शुरू हो गए। व्यापारियों के संगठन किस काल में बनने शुरू हुए हैं? तो उत्तर वैदिक काल में व्यापारियों के संगठन बनने शुरू हुए, जिन्हें क्या बोलते हैं? श्रेणियाँ बोलते हैं। जिन्हें क्या बोलेंगे? श्रेणियाँ, ठीक है। ये श्रेणियाँ आगे चलकर, और ये आर्यस प्री में आया था, जो पिछला भी आर्यस प्री हुआ था, उस आर्यस प्री में भी श्रेणियों पर एक प्रश्न आया हुआ है। तो श्रेणियाँ क्या है? तो वास्तविकता व्यापारियों के संगठन है। ये उत्तर वैदिक काल और आगे भी मौर्य काल में इनका जिक्र आएगा। तो श्रेणियों आदि का निर्माण हो चुका है। और स्वर्ण मुद्राओं द्वारा, स्वर्ण जो आभूषण है उनमें प्लस वस्तुओं आदि में क्या हो रहा है? और पशुओं में इनके द्वारा व्यापार संचालन इस वक्त